नमस्कार। आज आप लोगों के सामने अभी तक हमने अपना परिचय नहीं बताया था आप लोगों को। मैंने अपने लाइफ में कंपटीशन की तैयारी करके मैं अंतिम बार 6/11/1999 को 6 नवंबर 1999 को मैंने अंतिम बार साक्षात्कार दिया। और साक्षात्कार देने के बाद किन्हीं कारणों से जब चयन नहीं हो पाया तो मैं यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के 6 जून 2000 को तब से मैं नियमित रूप से लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने जो अपने अनुभवों का साझा कर रहा हूँ उसमें मेरे कंपटीशन की तैयारी के साथ 25 साल की जो वकालत का अनुभव है उसको भी आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारे कुछ साथी अधिवक्ता ये सोचते हैं कि एडवोकेसी का क्षेत्र और कंपटीशन का क्षेत्र दोनों डिफर करता है, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वकालत एडवोकेसी जो जिस नॉर्म्स की ज़रूरत होती है उसी नॉर्म्स की ज़रूरत होती है प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रिपरेशन में। दोनों जगह एक ही समस्या है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। किसी केस को, कंपटीशन में किसी चैप्टर को पढ़ना है तो उस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसी को सीखते हुए आप जो कोचिंग है, प्रोफेशनल कोचिंग है, वो आपको केवल आपका कोर्स पूरा कराते हैं। कभी ये नहीं बताते हैं उस चैप्टर में क्या, उस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। एकेडमिक आपका जो अध्ययन रहा और जो कंपटीशन की तैयारी है दोनों बहुत डिफरेंट है। चाहे वो आप LLB करके आए, विधि स्नातक होके आते हैं, तो प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है वो डिफर होती है। वो आपके लगातार वर्क करने से, लगातार सोचने की शक्ति से आप जितने अपने आप को रीजनेबल अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं, वैसे ही आप विषयों को सोचने की, समझने की आपके नज़रिया बदलते जाते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर चैप्टर आपने पढ़ा तो क्या समझा, समझा तो क्या रिप्लाई हो सकता है। किसी केस को आपने फैक्ट को पढ़ा, फैक्ट को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने क्या समझा। यहाँ क्वेश्चन है, वहाँ क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, यहाँ क्वेश्चन आपके सामने होता है, वहाँ क्वेश्चन इन डिस्प्यूट होता है। व्हाट इज द क्वेश्चन इज इन्वॉल्व इन द केस, आपको ये पढ़ना है। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रिप्लाई क्या देना है, और उस रिप्लाई के रेफरेंस में जो चैप्टर आपके सामने है उस चैप्टर को कैसे पढ़ना है और पढ़कर कैसे आंसर को आपको डील करना है। तो आप किसी भी प्रश्न का जब आंसर देते हैं कंपटीशन में, तो वो आंसर आप इस पर निर्भर करता है कि आपने उस संबंधित चैप्टर का अध्ययन किस तरह से किया है। हर चैप्टर का अपना एक लिटरेचर होता है, हर चैप्टर का अपना एक फिलॉसफी होती है। वैसे ही विधि के क्षेत्र में है, हर विधि का, हर लॉ का, चाहे वो टाट हो, चाहे वो CRPC हो, चाहे CPC हो,
जितने भी जो है एविडेंस एक्ट हो, जो स्पेशल एक्ट लॉ बने हुए हैं, सबका लॉ का अपना एक लिटरेचर है, अपनी एक फिलॉसफी है। उसी फिलॉसफी पर, उसी लिटरेचर पर लॉ का सृजन होता है। और जब 226 और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब बैठती है, जब हाई कोर्ट के स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर जो अदालतें चलती हैं, वो लॉ को, किसी कानून को सीधे सीधे भी पढ़ती हैं और कानून बनाने वाले विधायिका के इंटेंट को ही पढ़ती हैं। इंटेंट मतलब जिस किस जो है लिटरेचर में, किस डॉक्ट्रिन में, किस जो है फिलासफिकल किस व्यू को लेकर ये कानून बनाया गया है, वहाँ तक हम जाकर न्याय व्यवस्था संचालित होती है। कंपटीशन, जो प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं, तो उस प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन जिस चैप्टर से संबंधित है, उसकी फिलॉसफी को भी समझना आवश्यक है, तभी हम उसके आंसर को सटीक रूप से हम दे सकते हैं। प्रैक्टिस के क्षेत्र में, विधि के प्रैक्टिस के क्षेत्र में हम फैक्ट को पढ़ते हैं। फैक्ट के बाद बोनाफाइडी पढ़ते हैं, फिर उस रिप्लाई में कौन सा लॉ फॉलो करता है। यहाँ कंपटीशन में अपनी रिप्लाई को दृष्टांतों द्वारा जस्टिफाई करते हैं, और जुडिशियल प्रैक्टिस क्षेत्र में जुडिशियल व्यू के द्वारा हम अपने आप को, अपनी संविधान को जस्टिफाई करते हैं। जुडिशियल व्यूज हैं, जो जजमेंट्स हैं, उसको देकर, उन दृष्टांतों को देकर हम अपने संविधान को जस्टिफाई करते हैं। दोनों क्षेत्रों का लगभग लिटरेचर एक है, इसलिए एक अधिवक्ता के रूप में कंपटीशन के क्षेत्र को हमने टच किया और उस बेसिक लिटरेचर को पकड़कर आपको बताने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो, क्योंकि मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल एक आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आप उस सजेशन से बाउंड नहीं, आप अपना भी माइंड अप्लाई करेंगे। मैं केवल आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि आपको किसी भी विषय को कैसे टच करना है। हो सकता है कि आप उससे बेटर आपको अप्रोच हो और आप अच्छे तरह से टच कर सकते हो। कंपटीशन के भी क्षेत्र में, प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में, कोई भी आंसर है, उस आंसर को हम कंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ भी जो भी आर्गुमेंट है केस का, हम जो इश्यूज हैं जिसको डील करना है कोर्ट को, उसको हम अपने आर्गुमेंट से उसके रिप्लाई को कंक्लूड करते हैं। आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन कंक्लूड नहीं किया, बहुत आर्गुमेंट किया लेकिन आप कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सटीक आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। सटीक जो आपको जो है कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, और रिप्लाई आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। और तीसरी चीज़ यह है कि कंपटीशन के क्षेत्र में जो आपका इंटरव्यू क्षेत्र होता है, वहाँ आपके नॉलेज, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, आपके व्यक्तित्व का प्रेजेंटेशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन का रिप्लाई किस तरह से देते हैं, आपको कितना ज्ञान है, क्योंकि नॉलेज के लिए एक प्री और मेंस का एग्जाम हुआ रहता है। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दें, लेकिन आप प्रेजेंटेशन कैसे, आपका कॉन्फिडेंस कैसे, यही चीज़ न्यायालय में भी देखी जाती है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट की अदालतें हों। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कोर्ट के निगाह में आपका बिहेवियर, आपका
जो प्रेजेंटेशन, आपका फेयरनेस और आप कितने सहज भाव से, सरल भाव से आप अपनी बात सामने वाले को बता पा रहे हैं। और कंपटीशन के भी क्षेत्र में है कि आपको कम समय में, कम शब्दों में आपको अपनी रिप्लाई देनी है, और धैर्य और पेशेंस के साथ। यही चीज़ जो है प्रैक्टिस के क्षेत्र में, एडवोकेसी के क्षेत्र में भी है कि आपको कम समय में आप अपनी बात रखें और आप अपनी बात को रिपीट न करें। इस चीज़ जो है आप दोनों चीज़ों में कॉमन है, सिविल सर्विसेज कंपटीशन की तैयारी में और एडवोकेसी में। इसलिए एक एडवोकेट के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि बाबर की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद 26/12/1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। और उनका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं सत्तासीन होता है 29-30 दिसंबर 1530 को। और जो मुगल सत्ता थी बहुत छोटे से क्षेत्र में थी, उत्तरी भारत के 30% एरिया को कवर करती थी शुरुआती मुगल शासन। हुमायूं का प्रथम चरण दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक का होता है। इसके बाद अफगानों द्वारा परास्त होने पर भारत की भूभाग को छोड़कर फारस चला जाता है, और अगले दशक में अफगानों का शासन पुनः स्थापित हो जाता है। हुमायूं अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में, हुमायूं का पहला आक्रमण जौनपुर के शासक महमूद लोदी के खिलाफ होता है। जौनपुर के शासक महमूद लोदी 1531 में महमूद लोदी को परास्त कर हुमायूं जौनपुर पर कब्जा करता है। उसके बाद 1531 में ही बुंदेलखंड के कालिंजर पर आक्रमण करता है। बुंदेलखंड के कालिंजर पर 1531 में ये पहला आक्रमण था। दूसरा आक्रमण जौनपुर के महमूद लोदी के खिलाफ। कालिंजर, जो बुंदेलखंड का कालिंजर दुर्ग था, वो बहुत ही सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण था। चंदेलों का शासन था। महोबा की चंदेल रुद्र प्रताप सिंह का शासन था। कहीं न कहीं चंदेल अफगानों से उनके कनेक्शन थे, इसलिए मुगलों ने सबसे पहले आक्रमण चंदेलों पर किया, और उन पर चंदेलों के पर आक्रमण से चंदेलों को परास्त कर एक समझौता होता है, और 6,720 तोला सोना मुगलों को देकर एक संधि होती है, और हुमायूं गाजी का उपाधि धारण करता है, क्योंकि उस समय चंदेल एक बहुत बड़ी सत्ता थी। उसके बाद गुजरात के बहादुर शाह शासक गुजरात के बहादुर शाह पर आक्रमण करता है, और मालवा, चंपानेर, बमांडू
इन सब क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है और अपने भाई अस्करी को गवर्नर बनाता है। हुमायूं चंदेलों पर आक्रमण करता है, बुंदेलखंड के महोबा के चंदेल, जौनपुर के लोदी महमूद लोदी और गुजरात के बहादुर शाह, इन सब पर आक्रमण करता हुआ बिहार की तरफ बढ़ता है, जहां पर बिहार एक मजबूत सैनिक गढ़ के रूप में शेरशाह सूरी से मुकाबला होता है। शेरशाह सूरी से मुकाबला होता है और उस मुकाबले में 26 जून 1539 को बिहार के बक्सर में, गंगा जी के उत्तर बक्सर में चौसा गांव के पास अफगानों और मुगलों का संघर्ष होता है। मुगलों का संघर्ष होता है। चौसा की लड़ाई में मुगलों ने, अफगानों ने, शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगानों ने मुगलों पर पीछे से आक्रमण किया, उत्तर की तरफ से आक्रमण किया। तो मुगलों की सेनाओं को भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सेनाएं गंगा जी में कूदने लगी और यहाँ तक कि मुगल सम्राट हुमायूं को भी गंगा जी में कूदना पड़ा। बहुत से सैनिक मारे गए, डूब कर मर गए, बहुत लोग मारे गए। इस तरह से चौसा का युद्ध मुगलों के लिए बहुत ही नकारात्मक रहा और वहां से हुमायूं दरबदर होता हुआ सीधे आगरा पहुंचता है। कालपी से आगरा और कन्नौज, कन्नौज के पास शेरशाह सूरी को रोकता है। शेरशाह सूरी जौनपुर से लखनऊ होता हुआ दिल्ली की तरफ जा रहा था और हुमायूं पुनः अपने सहयोगियों के साथ, अपने भाइयों के साथ अपनी शक्ति अर्जित करके कन्नौज में रोकने का प्रयास करता है। उस युद्ध को कहते हैं विलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को। हुमायूं के साथ जो सेनाएं थी, उन सेनाओं में हिंदाल, अस्करी, हैदर मिर्जा, काजिम हुसैन यादगार अस्करी, इन सब लोगों ने अपनी अपनी सेना के साथ हुमायूं का सहयोग किया था। अफगानों ने शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को 5 भागों में विभाजित किया और 5 दिशाओं से मुगलों पर आक्रमण करते हैं, चौतरफा घेर कर मुगलों को घेर लेते हैं। इस विधि को पानीपत के मैदान में जो अफगानों के खिलाफ जो विधि प्रयोग किया गया था, वही विधि अफगानों ने मुगलों के खिलाफ किया और मुगलों को, हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में परास्त कर देते हैं। ये जो सैनिक विधि थी, जो सैनिक विधि मुगलों ने मध्य एशिया से लाए थे, उसी विधि को जो पानीपत के मैदान में लोदियों के खिलाफ यूज किया गया था, उसी विधि को शेरशाह सूरी ने हुमायूं के खिलाफ प्रयोग किया और हुमायूं को परास्त कर दिया। 1540 में सूरी वंश की स्थापना होती है और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने शेर खान की उपाधि धारण की, शेर खान की उपाधि धारण की और 1540 से लेकर 1545 तक शासन करता है।
1500 मृत्यु के पहले एक अंतिम आक्रमण था उसका 1541 में गक्कल लुटेरों के खिलाफ, जो झेलम के पास थे। जो गक्कल लुटेरों को परास्त करके उनसे भविष्य में उनको उन पर नियंत्रण रखने के लिए झेलम के उत्तर पंजाब में शेषासुरी ने रोहतास दुर्ग का निर्माण किया था। गक्करों को पर नियंत्रण करने के लिए पंजाब के पास झेलम नदी के उत्तर में रोहतास दुर्ग का निर्माण किया। इस तरह से शेषासुरी का शासनकाल 1545 में समाप्त हो जाता है। 1545 में शेषासुरी फिर बुंदेलखंड के चंदेलों पर आक्रमण करता है और उस समय राजा कीर्तिवर्धन शासक थे। और जब हुमायूं ने आक्रमण किया था तो राजा रुद्र प्रताप सिंह चंदेल राजा थे, और अब राजा कीर्तिवर्धन सिंह चंदेल 1545 में राज्य करते थे। बताते हैं कि उस युद्ध में शेषासुरी की मौत हो जाती है। उस कालिंजर के युद्ध में शेषासुरी मारा जाता है और चंदेल राजा कीर्तिवर्धन द्वितीय की सैन्य कुशलता से एक बड़ी विजय प्राप्त की जाती है। शेषासुरी ने अपने मृत्यु के पूर्व बंगाल के विद्रोहों को दबाया, मालवा के विद्रोहों को दबाया, मारवाड़ के मालदेव पर आक्रमण किया। इस तरह से 1545 में कालिंजर में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1541 में बंगाल के विद्रोह को दबाकर वहाँ एक नई व्यवस्था स्थापित की, नई शासन व्यवस्था, नई प्रशासन व्यवस्था, जो आगे चलकर मुगलों के शासन व्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया। बंगाल के विद्रोहों का दमन करके खिज्र खां को वहाँ का जिम्मेदारी देता है और पूरे बंगाल को 19 जिलों में बांट दिया। 19 जिले जो सरकारें कही जाती थीं, और सरकार के 2 अधिकारी थे। एक जिले में 2 अधिकारी थे, दोनों अधिकारी के ऊपर एक नियंत्रण करने वाला एक तीसरा अधिकारी था। जो सरकार में 2 अधिकारी थे जिले में, उनका था, पहले थे सिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफियान जो है वो जुडिशियल व्यवस्था देखता था, सिकदारान एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। इनके ऊपर नियंत्रण के लिए एक अमीर बंगला होता था, जिसको पहली बार शेषासुरी ने काजी फाजियात की नियुक्ति की थी बंगाल में। इस तरह बंगाल की एक नई व्यवस्था के साथ शेषासुरी ने अपने पूरे साम्राज्य में जितना भी उसका उत्तरी भारत में नियंत्रण था, बताते हैं चटगांव से लेकर पेशावर तक जो भी उसका नियंत्रण था, हर जगह उसने एक नई शासन, प्रशासन, राजस्व व्यवस्था लागू की, जो आगे आने वाले हिंदुस्तान के लिए मार्गदर्शन का काम किया। 1542 में जो मालवा पर, गुजरात पर आक्रमण करने के कारण मालवा जो नियंत्रण लाया गया था, वहां मल्लू खान ने विद्रोह कर दिया। मल्लू खां का दमन करके सुजात खां को नियुक्ति करते हैं 1542 में। 1543 में मालवा के पूरनमल को हराकर रायसेन किला पर आक्रमण करता है। बताते हैं कि मालवा के पूरनमल की तरफ से जैता सिंह और कुप्पा जी, जो 8600 सैनिकों के साथ अफगान सेना का सामना करते हैं। रायसेन किला पाली जिला में है, जोधपुर के पाली जिला में है। उसके बाद मालवा के पूरनमल को हराकर रायसेन का किला जीतते हैं
फिर 1544 में 5/1/1544 के मेवाड़ के मालदेव पर हमला किया, जिसे गिर सुमेल का युद्ध कहा जाता है। गिर सुमेल का युद्ध 1545 में कालिंजर में उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि मारवाड़ के मालदेव पर जो हमला हुआ था, उससे जीतते जीतते मतलब एक ऐसी स्थिति आई कि शेरशाह सूरी को लगा कि अब यहाँ हार जाएंगे और पूरी सल्तनत हाथ से निकल जाएगी। इतिहास में लिखा मिलता है कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपनी सल्तनत दांव पे लगा दी थी। मारवाड़ का जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां बाजरा के अलावा कुछ होता नहीं। 1545 में कालिंजर में मृत्यु हो जाती है। 1543 में मालवा के पूरनमल को हराकर रायसेन किला कब्जा में लेते हैं। 1544 में मारवाड़ को हराकर मारवाड़ के मालदेव को हरा देते हैं। 1545 में कालिंजर में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 से 1554 तक शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी शासन पे आते हैं। उसके बाद फिरोज शाह सूरी, फिर इब्राहिम शाह सूरी, फिर सिकंदर शाह सूरी, फिर आदिल शाह सूरी। इस तरह से अफगानों का शासन 1545 से 1554 तक चलता है। शेरशाह सूरी ने एक प्रशासनिक व्यवस्था दी है, केंद्रीकृत शासन प्रणाली दी है। विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेवारी के साथ बनाई गई थी केंद्रीकृत शासन प्रणाली। प्रांतीय विभाजन किया गया, 47 प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें सरकारी कहा जाती सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट। 47 डिवीजन में बांटा गया था पूरे साम्राज्य को। सरकारों के अधीन परगने होते थे और राजस्व व्यवस्था बहुत ही स्ट्रांग थी। भूमाफ और मूल्यांकन, राजस्व संग्रह में सुधार किया। सोने के सिक्के की जगह चांदी के सिक्के चलाए, जिसे रुपया कहा जाता था, और तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। टका प्रणाली जो इनकी जो प्रणाली थी राजस्व की, खजाने की, टका प्रणाली को आगे मुगलों ने और विकसित किया। इस तरह से मुगल सम्राट अकबर के लिए शेरशाह का शासनकाल बहुत ही पृष्ठभूमि के रूप में काम किया। पृष्ठभूमि के रूप में काम करके आगे अकबर शासन प्रशासनिक व्यवस्था को और ही सुचारू रूप से और ही स्ट्रांग बनाया। डाक व्यवस्था संचालित किया, कुशल संचार व्यवस्था, काबुल से लेकर चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया। उसके किनारे प्याऊ और विश्रामालय का निर्माण कराया। एक लोक कल्याणकारी राज्य के चरित्र को का जन्म यहीं से होता है। इस तरह से न्याय व्यवस्था को भी उसने काफी सुधार किया, कठोर न्याय प्रणाली। वित्तीय व्यवस्था का देखने वाला एक होता था दीवानी विजारत। दीवानी विजारत वित्तीय व्यवस्था को देखता था। दीवाने आरिस सेना का कार्य देखता था। दीवाने रसातल विदेश और धर्म का कार्य देखते थे। और दीवाने इंसा शाही और सचिवालय सेक्रेटरिएट का काम देखा था। इस तरह से पूरे केंद्रीय शासन सत्ता को इस तरह से विभाजित किया था कि जिसे सेंटर से, केंद्र से नियंत्रित किया जा सके और सबकी अलग अलग विभागों की जिम्मेवारियां सुनिश्चित की जा सके। इस तरह से
अफगान शासन 1554 तक चला। इस दौरान हुमायूं फारस के शाह की मदद से पुनः हिंदुस्तान की तरफ मुकर करता है। आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियोज में बताएंगे कि कैसे जो है हुमायूं हिंदुस्तान में पुनर्स्थापना करता है और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र अकबर को एक ऐसे साधारण व्यापारी से उठकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले शख्सियत के साथ उसका मुकाबला होता है, जो नमक का व्यापार करता था हरियाणा के छोटे से शहर में। उस नमक का व्यापार करते हुए दिल्ली की सत्ता पर बैठता है और पानीपत की द्वितीय युद्ध में उसका मुकाबला सम्राट अकबर से होता है। अगले चैप्टर में इन विषयों पर हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए